लीजिए साहब, शाह साहब ने बिहार का एजेंडा सेट कर दिया। 2 दिनों के बिहार दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बिछा दी। एक दिन पटना में एनडीए नेताओं से रणनीति पर चर्चा के बाद अमित शाह गोपालगंज पहुंचे, जहां लालू यादव के गृह नगर से अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। इसके साथ ही काफी कुछ चीजें भी साफ हो गई। अमित शाह के गोपालगंज की हुंकार ने से साफ हो गया कि बीजेपी चुनाव उसी 20 साल पुराने एजेंडे पर लड़ेगी, यानी जंगल राज, अपहरण उद्योग, फिरौती और चारा घोटाला। यही सब चुनावी मुद्दे होंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया कि इस बार भी बीजेपी बिहार में अकेले नहीं एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, बल्कि इस बार बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। बताएंगे कैसे, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, शनिवार को अमित शाह बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं के अलावा एनडीए के नेताओं के साथ बैठक की, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उधर पटना में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार ने साफ कर दिया, पिछली बार जो गलती हुई थी उसे दोहराएंगे नहीं, यानी अब इधर उधर नहीं जाएंगे। तो इस तरह सुशासन बाबू की बातों पर भरोसा करें तो इस बार वो पलटी नहीं मारेंगे। वहीं गोपालगंज में अमित शाह ने अपनी रैली का आगाज कर एक और रणनीतिक चाल चली, दुश्मन को उसी के घर में घेरो, बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब साफ है कि बीजेपी लालू के गृह जिले में लालू के लाल तेजस्वी यादव को चक्रव्यूह में फंसाएंगे और पूरे प्रदेश में सियासी शतरंज के मोहरे बिछाकर बाजी मार लेंगे। अब इस बात की पूरी संभावना है कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे यानी लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे और इन दोनों सीटों पर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि तेजस्वी यादव जब अपने क्षेत्र में ज्यादा जोर लगाएंगे तब बिहार के दूसरे हिस्सों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऊपर से तेजस्वी के खिलाफ मतदान में उतरने का मन पीके मतलब प्रशांत किशोर भी बना चुके हैं। ऐसे में आरजेडी यानी लालू एंड कंपनी को तो अब तक का सबसे कठिन सामना करना पड़ सकता है। गोपालगंज में अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया, चुन चुनकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे यह भी साफ हो गया कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को चुनाव के दौरान भुनाएगी जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। दूसरी तरफ अमित शाह ने प्रमुख विपक्षी पार्टी को धकेलने के लिए 15 साल का जंगल राज याद दिलाया। तीसरे मोर्चे पर बिहार में मखाना बोर्ड, ग्रीन कॉरिडोर, चमचमाती सड़कें, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास, नल से जल जैसी केंद्र की तकरीबन आधा दर्जन योजनाओं को लेकर चुनाव प्रचार के रण में उतर गए। अमित शाह ने गोपालगंज में दिए अपने भाषण के दौरान जितनी बार जनता से वोट देने की अपील की, उतनी बार उन्होंने बिहार की सरकार बनवाने का आह्वान किया। 3-4 बार बीजेपी रिपीट करने के बाद जब लगा कि एक तरफा संदेश जा रहा है, तब आखिर में अमित शाह ने जनता से कहा कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनानी है। यहां अमित शाह ने एक रणनीति के तहत बिहार में केंद्र सरकार की दी जा रही योजनाओं का ज्यादा जिक्र किया, जबकि पिछले 20 साल के नीतीश कुमार के शासन की उपलब्धि सिर्फ जंगल राज से मुक्ति बताते हैं। हालांकि 80 और 90 के दशक से बिहार को देखते आ रहे बिहारियों को पता है कि इन 20 वर्षों में सूबे में क्या बदला है। बिहार में पिछले 20 वर्षों में जो बदलाव आया, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जंगल राज और अपहरण उद्योग का बंद होना है। रोजगार देने वाले कल कारखाने तो बिहार में 1980 से ही बंद होने शुरू हो गए थे और इसके बाद बिहार जो है वो झारखंड से भी अलग हो गया। लालू यादव अपनी लाश पर बिहार के बंटवारे का राग अलापते रहे, लेकिन राज्य के पूर्वी हिस्से पर बोझ बने पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर अलग झारखंड राज्य बन गया। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी बिहार में कुछ नहीं था। झारखंड के अलग होने से पहले और आज भी बिहार में कृषि के लिए वो उपजाऊ मिट्टी है जो संभवतः देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं है। बिहार की दोमट मिट्टी पर पूरे देश में पैदा होने वाला तकरीबन हर अनाज उगाया जाता है और वहां अनाज की पैदावार भी दूसरे राज्यों की मिट्टी के मुकाबले ज्यादा होती है। वहीं बिहार के लिए वरदान और अभिशाप दोनों वहां की नदियां हैं। बिहार में सबसे ज्यादा नदियां हैं, सबसे ज्यादा जल स्रोत है, बावजूद इसके बिहार पिछड़ेपन की कतार में सबसे आगे खड़ा है। कोशी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसको लेकर राजनीति भी खूब होती है, लेकिन कोशी नदी के पानी को प्रदेश के लिए कैसे अमृत बनाया जाए, इस पर कभी बात नहीं हुई। प्रदेश में 100% उपजाऊ खेती की जमीन होने का हवाला देकर उद्योग धंधों की संभावनाओं को नकारा जाता रहा, लेकिन कृषि को भी लाभ का धंधा नहीं बनाया जा सका। पलायन 40 साल पहले भी बिहार में मुद्दा था, आज भी है। गरीबी 40 साल पहले भी त्रासदी थी, आज भी है। बिहार में पिछले 40 साल में अगर कुछ बदला नजर आता है तो वो है शहरों की संकरी होती सड़कें, गंदगी से बजबजाता हर छोटा बड़ा शहर, कभी वीरान नजर आने वाली सड़कों पर लोग ही लोग,
एक बार फिर बिहार में चुनाव होने जा रहा है और इस बार भी इस बात की पूरी संभावना है कि बाजी वही मारेगा जो जातीय समीकरण के साथ चलेगा, क्योंकि बिहार में जाति की अंतिम सच्चाई है। जातीय खाई को चौड़ी कर सत्ता में मलाई काटने वाले सियासतदानों ने कभी राज्यों की भलाई के बारे में नहीं सोचा, और अगर सोचा होता तो उसे हकीकत की जमीन पर उतार लाने में नाकाम रहे। बिहार की जनता भी पिछड़ेपन के दलदल में रहते हुए मेंटल पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी का भ्रम लिए जाती रही। वैसे तो बिहार में चुनाव हर बार की तरह होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार 30 अप्रैल 1977 तक मुख्यमंत्री जनार्दन मिश्र के नेतृत्व में कांग्रेस शासन के बाद पहला ऐसा मौका है जब सूबे में किसी केंद्रीय पार्टी की संपूर्ण भूमिका की आहट सुनाई दे रही है, जो केंद्र की सत्ता पर भी काबिज है। बहरहाल ये वही बिहार है जिसने राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सक्रिय लोगों की जमीन है। 13 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले बिहार के प्रमुख राज्यों में से एक है। बावजूद इसके सूबे में एक भी ढंग का ऐसा शहर नहीं जिसे महानगर का दर्जा दिया जा सके। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आनंद भारत।